यहाँ से सिर्फ आधा मील परे एक ज़माने में जब मुझे बगावत केस में मुलव्वस किया गया और मेरे ऊपर ISI के उस लाल किले के अंदर टॉर्चर किया जा रहा था, उस वक्त जब मेरे ऊपर टॉर्चर हो रहा था तो मैंने उस वक्त एक मेजर और दूसरे तफ्तीशी अफसर से एक कागज और पेन मांगा। उन्होंने समझा कि शायद ये कोई माफीनामा लिखने जा रहा है या ये कोई केस के बारे में कोई ऐसा इंकिशाफ करने जा रहा है जिससे इस केस की नई जहतें खुलेंगी। जब मैंने वो पेन लिया और कागज वहीं का वहीं पड़ा रहा, मैंने उस पेन से उस टॉर्चर सेल की दीवार पे फैज साहब का एक शेर लिखा कि सरफरोशी के अंदाज बदले गए, दावते कत्ल पर मक्तले शहर में, डालकर कोई गर्दन में तोग आ गया, लादकर कोई कांधे पेदार आ गया। इस शेर के देखने के बाद तो मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर जो उस वक्त एक आग जली थी, जो उस यहाँ के गरीब तबके की बहाली और उसके हकूक के लिए जो जलन थी, उसे मैंने फिर किसी बंदूक से या किसी ऐसे अमल से नहीं सींचा, बल्कि मैंने तहरीर की तरफ ध्यान किया। और मैंने पहली किताब जो लिखी वो भी फैज साहब के उस शेर के साथ उसी से एक टुकड़ा लिया गया कि हल्का-ए जंजीर में जुबां। आज गो के मेरी दूसरी किताब का भी यहाँ पे रूनुमाई होगी। वो रोज़े आशनाई, वो मेरे कॉलम्स की किताब है जो कि पिछले कई बरसों से यहाँ के रोजनामा जंग में भी शाये होते हैं और दूसरे अखबारात में भी होते हैं। ये एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ एक ऐसी मोटिवेशन थी कि जिसके तहत मैंने जो लिखा, जो तहरीर किया, वो सब का सब एक रोशन ख्याल, सोच की मोटिवेशन और उसी के इजहार के हवाले से है। मैंने उसके अंदर कोई ऐसी नुमाइशी यहाँ के हुक्मरानों की तारीफ के अंदर एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा। यही यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि आप ये किताब देखिए, खरीदिए। दूसरी मैं आपको यहाँ पे गुजारिश कर दूँ कि इस किताब की गो के यहाँ पे जितने, मुझे बहुत खुशी हुई कि जितने पब्लिशर्स ने यहाँ पे बाहर स्टॉल लगाए हैं वो सब के सब यहाँ निस्फ प्राइस के ऊपर किताबें दे रहे हैं। मैं इस मौके पे ऐलान करता हूँ कि मेरी आज यहाँ पे जितनी भी किताबें फरोख्त होंगी, उनकी तमाम की तमाम रकम आइंदा आने वाले 29 मार्च को फारूक साहब जो आप जानब मेला कर रहे हैं, सारी की सारी रकम उसको अब कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तनवीर जमान साहब रेगुलर लिखते हैं जंग लंदन में, और अब मैं फ़र्क से गोइंदी जिन्होंने जो किताब शाया की है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किताब की रूनुमाई की फॉर्मल तकरीब को जो है वो कंडक्ट। सबका शुक्रिया। ज़िया चावला साहब की बड़ी मेहरबानी और उनकी ख्वाहिश थी कि इनके साथ एक महफिल रखी जाए, तो मैंने कहा रेस्टोरेंट में ना रखिएगा, वहाँ बंदा खा पी के भाग के आ जाता है 1-1.5 घंटे में, तो घर में बेहतर है। और आज बड़ा लुत्फ आया। तनवीर जमान साहब की भी 2 किताबें भी आई हैं, इनके कालमों की जंग में ये लिखते हैं और इंग्लैंड बेस होते हैं और बड़े प्रोग्रेसिव दोस्त हैं और स्ट्रगल कंटिन्यूसली कर रहे हैं, ये नहीं कि चले गए हैं। और चैनल भी चलाते हैं। हाँ, अपना यूट्यूब पे चैनल भी है और बहुत अच्छा लिखते हैं, हर मौजू पे लिखते हैं। आज की महफिल उनके नाम, तो हमने अनायत आबद साहब भी हमारे जद्दोजहद के साथी हैं। आज एक ऐसी पंजाबी का गीत भी सुनाएंगे जो इन्होंने ज़िया दौर में गाया और उस पर सुनाने पर 14 साल कैद होती थी जनरल ज़िया के दौर में। तो अनायत आबद साहब को मैंने साजिश के तहत बुलवा लिया था जहाँ, मैंने कहा आप आए और अपना रिक्शे पे छुपा के ले आए, लेकिन पकड़े गए हम कि जब राजा साहब तशरीफ अंदर ला रहे थे, राजा साहब तबला ले आए ने। मैं कहा उन्होंने तो कम नहीं है। तो ये तनवीर जमान साहब की मेहरबानी के यहाँ आए हैं आज इनके साथ एक। मैं तो जी ज़िया चावला साहब का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने आज की महफिल अरेंज की और मुझे पाकिस्तान थोड़े दिनों के लिए आया, लेकिन इन्होंने
ये इज़्ज़त बख्शी। थोड़ा सा किताबों के बारे में और मेरी किताबों के हवाले से जो है वो 2 किताबें जो आप लोगों के पास थोड़ी सी हैं, सारी तमाम लोगों के पास तो शायद ना हो आज, उनके अंदर एक मेरी एक पुरानी एक माजी की जद्दोजहद थी, कुछ उसके हवाले से भी है, लेकिन ज़्यादातर तो इसके अंदर जो यूरोप में और आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर तज्जियाती एक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक रोशन ख्याल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उस हवाले से मैंने मैक्सिमम जो उसकी एक तारीख़ी तौर पे बुनियादें हैं उनके ऊपर और जो उसका एक जो उसके हल हो सकते हैं पॉसिबल, उनके बारे में लिखा है, जो शायद आपके लिए सबके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। आप सबके पास मेरा ख्याल है किताबें हैं और आप पढ़ें ज़रूर और उसके ऊपर अपनी ओपिनियन से भी मुझे ज़रूर फ़ायदा दें। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अनायत आबद साहब दो शर्मीले
کا بڑا آتھر ہے، دنیا کا. جب آج وہ بولا تو مجھے اس سے بھی بڑا لگا. اس کی ہمبلنس کے اندر جو طاقت تھی کہ پورے حال میں بیٹھے ہوئے بندے نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں سوال کرنے کا کلچر ہی نہیں ہے اور سوال علم سے ہوتا ہے. تنویر زمان بھی اسی قابلیت کے حامل ہیں جو اورحان پامک میں نے دیکھی. تو مجھے لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تیسری کتاب بھی آنے والی ہے. تو اس نوجوان نے کہا میں ان سے آٹوگراف لے کے آیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں فروخ گوئندی سے بھی ملنا چاہتا ہوں اور اس ٹرانسلیٹر ہما انور سے جو ان ہاؤس ہماری ٹرانسلیٹر اور ایڈیٹر ہیں, نوجوان بچی ہیں. تو میں نے کہا ہم ملتے ہیں. خیر جب ہم ملے تو میں نے کہا وہ کتاب چھپ گئی ہے. ہم نے 1.5 دن میں 600 صفحے کی کتاب چھاپ دی جو ٹرانسلیشن پچھلے 2 سال سے ہم کر رہے تھے. یہ جو پاکستان کے اندر ایک عوامی تاریخ نہیں لکھی جا رہی, پچھلے میں 20 سال سے کہہ رہا تھا. لیاقت صاحب چلے گئے, تخلیقات کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, سانچ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, بک ہوم کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. پاکستان میں جتنی عوامی تاریخ لکھی ہے وہ سیاسی کارکنوں نے آج خود لکھی ہے. پاکستان کے بڑے سے بڑے لبرل مورخ نے بھی مغلیہ دربار کی تاریخ لکھی ہے. ایک صفحہ نہیں رزاق جھرنا پہ کسی نے لکھا, عثمان غنی پہ. جس نے لکھا وہ سیاسی کارکن خود تھے, جیسے تنویر زمان ہے. انہوں نے جدوجہد بھی کی. ارشد بٹ اور وہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پبلش کی ہے یہ کتاب, فرق سہیل گوئندی, اور ایک ہمارے کچھ دوست فوت ہو گئے ہیں جنہوں نے قلعے, مشقتیں, اور جن کو ٹیررسٹ تو خیر ضیاء الحق نے سارے ملک کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا. وہ تو جو بھی کہتا تھا جمہوریت بحال کرو, آئین بحال کرو, سب سے بڑا جرم ہی یہ تھا ضیاء الحق کے دور میں کہ کہو کہ 73 کا آئین بحال کرو, جمہوریت بحال کرو, اور 13-33 ماشاء اللہ ریگولیشن کا, اگر میں ٹھیک یاد رکھ رہا ہوں, 1 سال 10 کوڑے. یہ تو سیدھا سیدھا فارمولا ہوتا تھا. میجر بیٹھے ہوتے تھے ادھر جہاں یہ طیارہ لگا ہوا اس کے ساتھ ہی تھی جگہ, تو وہاں بیٹھے ہوتے تھے 1 سال 10 کوڑے, 1 سال 10 کوڑے. یہ تو دوسری کیٹیگری تھی ہم جیسوں کی. جلسے جلوس, نعرے لگائے, پکڑ کے 2-4 دن ایک حوالات میں بٹھا دیا بغیر پرچے کے. جب وہ ماحول ختم ہوا چھوڑ دیا, اٹھایا 20-30-40 کلومیٹر جلسے سے دور جا کے چھوڑ دیا. کرایہ جیب میں نہیں ہے یا پیسے چھین لیتے تھے, جاؤ بھی پیدل واپس, اور یا پھر نظر بند کر دیا 2-3 ماہ کے لیے. لیکن ہم پہ کوئی سوائے جو سڑکوں پہ ڈنڈے برسانے کے یا ٹیئر شیلز اس طرح کا تشدد نہیں ہوا جس طرح کے دوست یہ بات کر رہے تھے. ہمارا اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا. تیسری کیٹیگری وہ تھی, وہ تقریباً سارے پاکستان کی سوائے جو اس وقت حکومت کے ٹاؤٹس تھے. تنویر زمان لکیر کا فقیر درجاتی نہیں ہے. تنویر زمان نے اس معاشرے کے خلاف آواز بلند کی اور جیل کی صحبتیں برداشت کی. پاکستان کے عوام کو آزادی چاہیے, پاکستان کے عوام کو آزاد خیال کا آزادی چاہیے, پاکستان کے عوام کو جمہوری آزادی چاہیے. پاکستان میں انسانی قدروں پر مبنی سیاسی نظام ہونا چاہیے. تنویر زمان جب جلا وطن ہوا, تنویر زمان نے جو کالم لکھے ہیں اس کتاب میں نے کتاب سے چھپنے سے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں. یہ چونکہ آپ ہفتے کے دن چھپتے ہیں تو تقریباً میری نظر سے گزرے ہیں. تو تنویر زمان کے آپ سب کالم پڑھ لیں. ایک ایسے اخبار میں چھپے ہیں جو پاکستان کا وہ اخبار نہیں جو ہر وقت ہر دور میں عوامی حقوق کی آواز بلند کرتا ہے. مگر آپ کو تنویر زمان کے کسی کالم میں عوامی حقوق پر کمپرومائز نظر نہیں آئے گا. تنویر زمان کا ہر کالم چاہے وہ سیاسی ہو, وہ سماجی ہو, وہ ثقافتی امور پہ لکھا گیا ہو, اس میں آپ کو محنت کشوں کی, پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کی آواز بلند کرتا ہوا ایک صحافی نظر آئے گا. وہاں پہ بھی وہ اپنے نظریاتی کمٹمنٹ پر کمپرومائز نہیں کرتا. شاید جہاں پہ دوستوں کو معلوم ہو تو تنویر زمان اس کو کنفرم کریں گے. فیض امن میلہ سب سے پہلے لندن میں تنویر زمان نے شروع کیا تھا. ایسا ہی ہے, یہ دوستوں کو معلوم کسی نے ذکر نہیں کیا. میں نے کیا, آپ نے کیا, یہ لندن میں. اور ہمیں تو حضرت کے سب کچھ پڑ جاتے تھے کہ کوئی چیز ہے مت کر لو, کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں سٹک کر جائے گی, کہیں نہ کہیں کام آ جائے گی. تو ورائٹی اسٹڈی میں بھی ورائٹی ہو تو اس میں
आदमी बेहतर समाजी तौर पे अपने आप को समाज का हिस्सा बना सकता है। तो अब ये किताब अभी मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मेरा ख्याल था कि मुझे बहुत पहले एक मान होता है ना, बस पर चांस मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें क्या है। मुझसे कोई चीज इसमें बैद नहीं है कि जिसने लिखी है, अगर आप उसको जानते हैं तो आपको पता है कि वो क्या लिख रहा है। आपसे बोला कोई नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज भी मेरा यही ख्याल है कि आप किताबों से जरूर दोस्ती करें, अखबार जरूर पढ़ें। आपने लगवाया है या नहीं लगवा सकते, कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए। बुखारी साहब को शायद बैठे हैं यहाँ, नए नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। और दूसरी मुबारकबाद तनवीर जमान साहब को इस किताब की पब्लिश होने पे। इस किताब के तकरीबन तमाम मज़ामीन मैं पढ़ चुका हूँ, चूँकि वो जंग में कहीं ना कहीं छप चुके हैं। और मैं किताब पे बात इसलिए नहीं करूँगा कि जब हम इसकी तकरीबन रुनवाई लंदन में करेंगे तो वहाँ इस पे हम तफसील से फिर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ किताब पे गुफ्तगू करने वाले बहुत सारे दोस्त हैं और उन्होंने अच्छा खासा। लाहौर आने का एक वाज़ेह मकसद और मतलब ये भी होता है कि यहाँ पुराने कामरेड साथियों से मुलाकात हो जाती है। हम जो प्रदेश में बसते हैं, हमारा दिल अब भी पाकिस्तान की अवाम के लिए धड़कता है, और इसलिए धड़कता है कि ये अवाम जो है, इसकी हालत जो हम छोड़ के गए थे 81 में, 77 में, 79 में, वो अब से उससे अबतर है, बेहतर नहीं हुई। इसलिए हम समझते हैं कि हमारी जद्दोजहद जो है, आल्दो हम बाहर रहते हैं, बड़ी अच्छी वहाँ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है और 3 चीजें अवेलेबल है। मैंने तो 2 उनमें से ले भी ली। एक 3 चीजों का पहले, और जो मैंने ले ली वो भी 2 बता देता हूँ। एक है पावर, और एक है मनी, और तीसरी है रिस्पेक्ट। इस महफिल में बैठे हुए लोगों ने तीसरी का चॉइस किया है, रिस्पेक्ट ली है, पावर और मनी छोड़ दिए। मैंने पावर भी किसी हद तक इंग्लैंड में ले ली। सोच है वो सारी पाकिस्तान रखी, और पाकिस्तान दे विच पाकिस्तान छड्डण तो पहले ये ते जिहड़े ख्वाब सन पाकिस्तान वास्ते और पाकिस्तान दी नस्लां वास्ते और पाकिस्तान दे विच एक मुनसिफाना निज़ाम दे क़याम वास्ते, मुसावात वास्ते, वो अज भी जिंदा ने और ये उन्हां ते अमल पैरा है। इहदे वास्ते मैनूं सैल्यूट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी खावर साहब। चीज में मिलावट क्या होती है? दुनिया की शायद सबसे ज्यादा मिलावट वाला मुल्क हमारा मुल्क है, जिसे हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों से अलहदा होकर निकल कर हम आपसे बहुत सी और भी रहनुमाई चाहेंगे कि आपको तजुर्बा भी है, आप एक तहरीक भी हैं, एक तवील सफर भी है आपका, और आप इसे आगे भी रहनुमाई लेके जाएं। एक जगह पे कोई चीज़ों को महदूद करने से आप आगे बढ़ें, हम भी आपके साथ हैं। आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। बाकी जहाँ तक ये तिजारत है, तो यही अंदाज तिजारत है, तो कल का ताजर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा हो। बहुत सी लेकिन इससे मुझे इख्तलाफ है। अब दस्तारी दीख सूफी नहीं था, वो कम्युनिस्ट था, और कम्युनिस्ट था उसको मैंने किताबें फराहम करता रहा हूँ। और मार्क्सिज्म के ऊपर अदीब रिजवी साहब उनके डॉक्टर थे, उनके दोस्त थे, और कामरा मामिल नादिर थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने उनको कुछ किताबें लिखी थी, तो वो पूरे पाकिस्तान में कहीं की दस्तियाब थी, तो वो किताबें मैं उनको फराहम करता रहा हूँ। उसके बाद यही बात नहीं हुआ, जब उनका लड़का जवान हुआ फैसल ईदी, उनके लिए भी उन्होंने किताबें मंगवाई, तो वो मैंने किताबें उनको फराहम की। तो जब ईदी साहब की इंतकाल हो, मैं चुप रहूं, अपने होंठ सीलूं, तुम्हारे बच्चों की खैर मांगूं, तुम्हारी अजमत के गीत गाऊं। ए मेरे दुश्मन, ए मेरे कातिल,
तुम अपने जुल्मों के सारे खंजर मेरे सीने में दाग कर भी ये चाहते हो मैं चुप रहूं, अपने होंठ सीलूं, तुम्हारे बच्चों की खैर मांगूं, तुम्हारी अजमत के गीत गाऊं, मगर कभी ये ना हो सकेगा, मगर कभी ये ना हो सकेगा कि मैं खुदा हूं ना कोई पागल, ना मुझको तुमसे है खौफ कोई, ना मैं तुम्हारी तरह से बुज़दिल। ऐ मेरे दुश्मन, ऐ मेरे कातिल, ये हाथ टूटे या तार चूमूं, तुम्हारी शहरत को काटना। ऐ मेरे दुश्मन, ऐ मेरे कातिल, ये हाथ टूटे या दार चूमूं, तुम्हारी शहरत को काटना है। मेरे बदन को जो रौंद डालो मैं फिर भी खामोश कब रहूंगा, मैं अपने लफ्जों की सूलियों पर तुम्हारे जैसों को मार। तो ये अहदनामा था मेरा तनवीर का, और इस जैसे सारे खावर नईम हाशमी बैठे हुए हैं और जिन्होंने इस मुल्क में इंसानी हुकूक, जमहूरियत और आज़ादियों के लिए अपनी जानों के, अपने खून के और अपने खानदानों की कुर्बानियों के नजराने पेश किए, ये सब की तरफ से आज भी अहद है। नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हमारी सोच एक होगी, जैसे अभी कॉमरेड सफदर ने कहा कि एक शख्स बैठा हुआ है, जब तक हम सोच के हवाले से और अपनी डेढ़ की इनकी मस्जिदें नहीं तोड़ते, चाहे वो इनकलाबी है, चाहे वो ट्रेड यूनियन के हैं, चाहे वो लेफ्ट के हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, जो किसी भी तबका शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, तमाम लोग ये देखें कि साम्राज्य गुमास्तों ने, उनके दलालों ने यहाँ के पिछे हुए तबकों को रोक दिया है, और आज भी हमारे ऊपर वही मार्शल हैं, वही जनरल जिया की बाकियात है, वो दरिंदगी है। से मैं या जहाँ से मिल के गया था, दोस्त थे मेरे, तो इनसे मैं यहाँ से इन्होंने मुझे वहाँ को एक दो दोस्तों के नाम बताए थे कि उनसे फोन करना, वहीं पे ये वो एक मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। मुराद मेरी कहने की ये है कि एक ऐसा वेलफेयर का निज़ाम जो वहाँ पे मैंने देखा, मैं सोचता था कि हमारे बहुत सारे लोगों को शायद सरमायादाराना निज़ाम के अच्छी चीज़ों का इल्म नहीं है, हम सिर्फ उनको एक पूरे पैकेज के तौर पे रिजेक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा एक हमें इस चीज़ के ऊपर स्टडी करनी चाहिए। आप इसके लिए मेरी किताब जरूर पढ़ें कि मैंने इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं कि हमें सारी चीज़ों को मनोयन रद्द कर देना कि ये निज़ाम सारे का सारा है, नहीं, ये सरमायादारी निज़ाम ये कौन से खून खराबे से निकल के आया है, मैंने उसका भी जिक्र किया है। इसने कहाँ कहाँ इंसानियत का खून किया है उसका भी जिक्र है, लेकिन उसके साथ साथ इस निज़ाम ने एक जस्त लगा के जो अजीब किया है, उसके अंदर जो एक इंसानियत की जो आवाज भी इसी के अंदर से उठी है। आज आप देखें कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर कोई ज्यादती होती है या फ्लड आता है, उसकी आवाज यूरोप वाले उठाते हैं, हम नहीं उठाते। हमारे कैदियों की आवाज वो उठाते हैं, हम नहीं उठाते। तो ये एक शऊर की डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट से सीखना चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहता कि हम सरमायादारी ही को एक यहाँ पे आइडियल बनाएं, इससे आगे की बात जरूर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान TZK TV की जानिब से आपकी खिदमत में नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारे प्रोग्राम की नोयत ज़रा मुख्तलिफ है पहले तमाम प्रोग्रामों से हट के। आज हमारी मेहमान लाइका मीडिया से दिल से रेडियो की प्रेजेंटर अनीसा नासिर हैं, जो कि आम तौर पे हमेशा मेज़बानी होती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें आज भी मेज़बानी के लिए ही दावत दी जाए। तो मैं इनके तारुफ़ के साथ कि ये रेडियो की और टीवी की नामवर आर्टिस्ट भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं, और बहुत सारे शोज़ के अंदर, ख़ास तौर पे UK के अंदर हमने इनके बेशुमार शोज़ देखे हैं जो इन्होंने प्रेजेंट किए, होस्ट किए, और उस हवाले से इनकी UK, यूरोप के अंदर और पाकिस्तान में एक बड़ी पहचान है। और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए हमने इन्हें ज़हमत दी है कि आज ये एक इंटरव्यू के तौर पे, बल्कि आपका सबसे पहले तो खुशामदीद कि आपने ज़हमत की और यहाँ आने की, और आपने वही रोल
जो आपका रेडियो और टीवी में अक्सर होता है, वो आपने यहाँ भी आज फिर होस्ट का जो है जिम्मेदारी ली है और मुझे आपने मेहमान बनाने का एक किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, इस काबिल समझने का कि मैं यहाँ आऊँ और आपके साथ गपशप करूँ। इतना लंबा चौड़ा आपने इंट्रोडक्शन दिया और बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। शायद मैं इतनी वो काबिल हूँ भी नहीं जितना आपने कहा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो आपने मेंशन नहीं की। जी। सबसे पहले मैं आपकी दोस्त हूँ। जी, वो तो फिर बिल्कुल उसके बाद है, मेहमान बाद में है, दोस्त बिल्कुल ठीक जी। और जहाँ तक मेज़बानी का ताल्लुक है, देखें जैसे कि आप अभी फरमा रहे थे कि रेडियो पर आप बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। रेडियो पर बोलना जो है ना इट्स टोटली डिफरेंट। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि रेडियो जो है वो मेरा पहला और आखिरी इश्क है। तो उस हवाले से जब मैं टीवी पे आती हूँ तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस होती हूँ, बट आई एम श्योर कि आपकी मौजूदगी में वो जो है ऐसा कुछ मुझे फील नहीं होने वाला है। और माँ से चाहती हूँ, एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि मैं मेज़बान थी हूँ और आज भी आपने मुझे उसी हैसियत से जो है यहाँ पर बुलाया है। तनवीर साहब, अपने बारे में बहुत बात ना करते हुए, हालांकि जब एक दफ़ा शुरू हो जाएंगी बातें आपकी भी और मेरी तो वो रुकने वाली नहीं है, लेकिन आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो आपकी एक बहुत खूबसूरत सी तसनीफ़ है जिसका बड़ा ही भला सा नाम, बड़ा ख़तरनाक नाम मैं तो कहूँगी, हल्का-ए ज़ंजीर में ज़बां, यानी दस्तूर ज़बां बंदी के बारे में है। और मतलब इसमें से थोड़ा से वो बागियाना जो है ना वो एक छलक रहा है, अंसर जिसको कहना चाहिए, तहरीरें जो समाज बदल दें। सबसे पहले तो मैं कहूँगी वेरी वेल डन, माशाल्लाह से आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं लाइफ में, उस हवाले से भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन चूँकि बुक से बात शुरू हो रही है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लिख कब से रहे हैं? जी, मेरा लिखने का तो वैसे जो एक रुझान है वो तो बहुत छोटी उम्र से है, लेकिन मैंने बाकायदा जो एक लिखने का काम शुरू किया वो यूनिवर्सिटी के ज़माने में किया। उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन थी कि मैं उसके अंदर, उसका एक मंथली मैगज़ीन होता था, उसका एडिटर था और वो मैं तकरीबन 2 साल लगातार वहाँ निकालता रहा। तो वो एक अपने तौर पे एक मेरा एक तरह से एक ऐसा स्टार्ट हुआ जहाँ से मेरे अंदर लिखने का रुझान जो था वो बढ़ा, और उसके बाद से फिर मुख्तलिफ अखबारों में भी लिखा, बहुत अरसे से लिख रहा हूँ। लेकिन अब ये जो हल्का ज़ंजीर में ज़बां किताब जो कि मेरे कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल है, ये एक पिछले कोई 8 साल 9 साल से मुसलसल जो एक यहाँ के एक रोज़नामा के अंदर जंग अखबार में मेरे कॉलम्स जो रेगुलरली आते हैं, ये उस हवाले से उसकी तमाम चीज़ों का एक तरह से मजमुआ है जो कि इस किताब की शक्ल में है। तो ये एक इस हवाले से मेरे अंदर एक लिखने का ट्रेंड काफ़ी अरसे से मौजूद था जो कि लिख रहा हूँ अभी तक। आपके कॉलम्स टाइम टू टाइम पढ़ने का मौका मिलता है, आई मस्ट से कि ही इज़ अ ब्रिलियंट राइटर, और जिस चीज़ को, जिस सोच को, जिस भी पॉइंट को पकड़ते हैं तो फिर ऐसे पकड़ते हैं कि मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं हमेशा अपने बारे में कहा करती हूँ कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार ना करते तो हुकूमत करते। बल्कि आपसे मुझे एक सवाल ये भी पूछना है कि जो हुकूमत करते हैं वो प्यार नहीं करते, जो सियासत करते हैं वो प्यार नहीं करते? लगता तो ऐसे ही है कि वो शायद वो प्यार नहीं करते, या वो सख्त जान होते हैं, या उनको कोई असर नहीं होता किसी चीज़ का। क्योंकि हमने जो हुक्मरान देखे हैं वो पाकिस्तान के हुक्मरान देखे हैं, यूरोप के हुक्मरान देखें तो आपको प्यार वाले लोग या यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि सिस्टम बने हुए हैं। तो वहाँ पे प्यार के लिए टाइम नहीं होता है, छीना झपटी का टाइम ज़्यादा है लोगों के पास, डंडे के जोर से प्यार भी डंडे, तो वहाँ पे प्यार भी डंडे के जोर पे ही होता है, हर चीज़ छीन के करने की एक मिजाज है। तो चलिए ये बातें भी चलेंगी आपके हमारे, लेकिन आपके कॉलम्स में जो एक बात मैंने नोट की है उसमें बाएं बाजू की सोच का बहुत असर मिलता है, ऐसा क्यों? ये असल में बाएं बाजू नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बाएं बाजू के अलावा ये एक रियलिस्टिकली चीज़ों को देखना, हकीकत पसंदी में देखना, और सिस्टम को समझते हुए उसके ऊपर उसके मसाइल और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनकी निशानदेही करना, ये एक मेरे कॉलम से मेरी सोच, क्योंकि मैं एक बुनियादी तौर पर पोलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ, एक पुराना माजी मेरा इसी तरह से है कि मैं पोलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो उस हवाले से मेरी जो एक सियासी सोच के हवाले से एक सोच है जो कि कही जाती है कि बाएं बाजू की, लेकिन मैं इसको बाएं बाजू की इसलिए कहनी पड़ती है कि क्योंकि दाएं बाजू वाले एक मौजूद है, इसके अपोजिट सोच भी मौजूद है जो कि ज़्यादातर मजहबी सियासत और ये उस हवाले से कर रहे होते हैं। तो उसके कॉन्ट्रेरी जो आती हैं वो सारी बाएं बाजू या लिबरल या एक उस तरह की एक उनके अंदर एक सोच का एक है सारा कि एक जो आज की जदीद सोच है उसके हवाले से उसका है।
تو اس حوالے سے میرا ایک خیال اور سوچ ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو بھی لکھا جائے وہ اپنے ایشوز اور ان ایشوز کے اندر ایک جو ایک ریئلسٹک پہلو ہے اس کے اندر جو ایک اس کے ہونے کی تاریخی اسباب ہیں، میں چیزوں کو تاریخی طور پہ دیکھنے کا عادی ہوں کہ جو بھی چیز آج ہے یہ تاریخی طور پہ کیسے ڈیولپ ہوئی، اس کا ماضی کیسے تھا، اور اس کے اندر اس کی ساری ڈیولپمنٹس کی سٹیجز کیا ہیں. اس حوالے سے ایک اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایشو آپ لیں تو آپ کو باتوں کی آسانی سے سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو یہ میں نے ایک اپنے مارکسزم سے بھی یہ باتیں سیکھی ہیں، یہ میں نے اپنے دیگر مطالعات کے اندر بھی یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ چیزوں کو اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی، آج وہ اس طرح کی کیوں ہیں، تو باتوں کو اور مسائل کو سمجھنے میں جو ہے نا کافی آسانی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی میں شاید بائیں بازو کا ہوں گا، جی لیفٹسٹ میں ہوں، یا میرا سوشلسٹ خیالات کے اوپر میرا اعتقاد ہے. تو اس حوالے سے ایک آپ کہیں تو بائیں بازو ہے خیال اپنا. بالکل وہی بات ہے. اچھا، آپ کو یہاں پر یو کے میں رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہو گیا، لیکن اگر جو لوگ آپ کے کالم پڑھتے ہیں اور اگر نہیں بھی پڑھتے تو پلیز پڑھا کیجیے. اگر مجھ جیسے سیاست سے دلچسپی نہ رکھنے والے، حالات حاضرہ سے اتنا ناٹ ٹو مچ انوالوڈ، لیکن مطلب ایک حد تک I'm not like کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ مجھے دلچسپی ہے، لیکن اوبیسلی اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، تو وہ پاکستان کے حوالے سے ہو یا یہاں سے تو وہ شوق تو ظاہر رہتا ہی ہے. لیکن آپ کے کالمس میں یہی بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کے پیچھے وہ آپ کا ہارڈ ورک ہے جس کا بھی آپ نے اتنی خوبصورتی سے انالیسس کیا کہ میں پہلے ہسٹری میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا ہوا، یہ چیز کیسے وہاں پہ تھی تو یہاں پہ تھی تو اب کہاں ہے اور کیوں. رائٹ. آپ کا میں اصل میں لکھتا ہوں عام طور پہ عام آدمی کے لیے، کیونکہ میں کوئی ایسے پڑھے لکھے لوگ بہت جو پڑھے لکھے اسکالرز ہیں، آئی ڈونٹ رائٹ فار اسکالرز، میں اسکالرز کے لیے نہیں لکھتا، میں عام آدمی کے لیے لکھتا ہوں کہ اس کو یہ بات سمجھ آئے، اس کو یہ بات سمجھ آئے. اس لیے اس کو آسان بنانے کے لیے پھر وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کا تاریخی جائزہ لیں کہ یہ چیز کیسے ہوئی، تاکہ عام آدمی کو بعد میں اس کے خانے میں بیٹھ جائے، وہ پڑھے تو اس کو پھر یاد بھی رہے. جی، آپ کے یہاں یو کے میں رہنے کے حوالے سے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ نے مطلب بہت زندگی کا ایک لمبا جو حصہ ہے یہاں پر گزارا ہے، لیکن آپ کی وہ جو جڑت ہے، وہ جو بندھن ہے مضبوط پاکستان سے، اس کی مطلب وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب اتنے عرصے کے لیے کٹ جاتے ہیں، اپنی جڑوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو ان کا اتنا انٹرسٹ رہتا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بندہ کبھی بھی اپنی جو اس کی جڑیں ہیں یا جہاں پہ اس نے بچپن گزارا ہے، ایک عمر کا ایک پہلا حصہ جو گزارا ہے، اس کو وہاں سے کاٹنا بڑا مشکل ہے. تو یہ ایک امیگریشن کے اندر یہ ایک اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ امیگرینٹس میں یہ ایک سب کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کسی معاشرے میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پھر وہاں سے انہوں نے وہاں سے وہ شفٹ ہو کے دوسرے ملک میں آئے، وہ جیسے بھی آئے، انہوں نے یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آئے، شادی کر کے آئے، سیاسی پناہ لے کے آئے، جی وہ جیسے بھی آئے، لیکن ان سے وہ جو ان کا ماضی ہے اس کو کاٹنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ ماضی سے انسان جو ہے نا وہ کٹ نہیں سکتا اس طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں اس والے سے، کیونکہ میری آدھی زندگی وہاں ہے، آدھی زندگی یہاں ہے، تو میں اس آدھی میں نے جو کچھ سیکھا ہے، میں نے اسی کا سمجھ مجھے یہاں بھی ملتا ہے، اسی کو وہی سوچ ہے جو وہاں پہ میں نے جو سیکھا، جو سارا کام کیا، یا ایک سوچ ڈیولپ ہوئی، خاندان کے اندر جو پرورش ہوئی، وہ میری پرورش کے اثرات، وہ میری ٹریننگ کے اثرات، سوسائٹی کے اثرات، وہ سارے کے سارے مجھے اس سوسائٹی کے اندر بھی اسی طرح سے لیے پھر رہے ہیں. میری پرسنالٹی اسی طرح سے ہے. اب میری پرسنالٹی دونوں جگہ پہ ہے، میں جتنا پاکستان میں ہوں اتنا ہی یہاں پہ بھی ہوں، کبھی کبھی یہاں زیادہ وہاں کم، کبھی کبھی وہاں زیادہ یہاں کم، دونوں طرف یہ ایک توازن اس طرح سے یہ بیلنس ہو رہا ہے. تو پاکستان کے ایشوز جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان کا جب میں لکھتا ہوں بہت زیادہ، خیر نصف ہے تقریباً، کیونکہ میں نے زیادہ اوورسیز کے اوپر بھی بہت، کیونکہ میرا برٹش پالیٹکس کے اندر بھی میری انوالومنٹ ہے، اور میں اس حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھتا بھی ہوں اور سیکھتا بھی ہوں. اور اسی کو میں پاکستان کے اندر کہ جو میں نے یہاں پہ سیکھا ہے یا سیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ پاکستان کی سوسائٹی بھی سیکھے، وہ بھی لوگ اسی طرح سے رہیں جس طرح سے یہاں کے لوگ رہ رہے ہیں، یا انہوں نے جو ایک ترقی کی ہے، جن بنیادوں پہ ترقی کی ہے، وہ بنیادیں وہاں بھی پیدا ہوں. تو مجھے اس حوالے سے اپنے ملک کے ساتھ یا اپنے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، اپنے محلے کے ساتھ مجھے ایک لگاؤ ہے. میں اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بھی اسی طرح سے اٹھیں، اسی طرح سے سمجھیں، مسائل کو دیکھیں
और जिस तरह से इन लोगों ने तरक्की की है उस तरह से ये लोग भी या एक तरक्की याफ्ता मुआशरा हो, ताकि हमें भी फील हो कि हम यहाँ रहें या वहाँ रहें। फिर हम हो सकता है जब वहाँ तरक्की याफ्ता मुआशरा हो हमें यहाँ पे रहने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। बहुत सारे इमिग्रेंट्स जब आते हैं हम तो हमारे बहुत सारे इमिग्रेंट्स में बुनियादी तौर पे यही ख्याल होता है कि हमने वापस चले जाना है। वो जब आते हैं तो वो इसी ख्याल से कि हमने बस 2 साल 4 साल कोई टारगेट बनाया होता है कि कोई किसी ने पैसे का बनाया है या किसी ने कोई और बनाया, लेकिन वो उसका ख्याल यही होता है कि वापस चले जाना है, लेकिन वो जा नहीं पाते। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे उनको वो माहौल मुयसर नहीं होगा जो वो जिस माहौल के और सारी आबो हवा के सारे सिस्टम के आदी हो गए। वो अब एक ज़ाहिर एक तरक्की याफ्ता सोसाइटी के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है बहुत ज़्यादा, सोसाइटी के अंदर मुआशरे में लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा से उस पुराने पसमानदा उस चीज़ों के अंदर जाके जोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो यही मेरी ख्वाहिश होती है कि वो लोग भी वहाँ भी तरक्की इतनी हो कि हमें वहाँ भी जुड़ने में रहने में इमिग्रेंट्स को जो इतना बड़ा असासा मुल्क को छोड़ के बाहर आके आबाद हुआ है अमेरिका में, यूरोप में और सारी दुनिया में, वो वापस जाएँ, वापस जाके अपने मुल्क में अपने घरों में अपने जीज़ो कारब के साथ रहें, अपनी मिट्टी में रहें, अपने लोगों में रहें। ये एक इस हवाले से जुड़क तो है। बिल्कुल। और आपकी बातों में मतलब मुहब्बुल वतनी की इतनी खुशबू है कि दिल खुश हो गया बात करके कि वाकई में अपनी असल से जुड़े रहना जो है वही सबसे बड़ी बात है। और फिर क्योंकि मैं इस बात को इसलिए ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने कानों से लोगों को ये कहते सुना है, आप क्यों पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं, आप यहाँ पर हैं इस कंट्री में, यहाँ का सोचें। लेकिन वही बात के बैलेंस जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है ना। आप अपनी अब आप देखें ना हमारी जो जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई है इनको तो हम नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान के बारे में सोचें, बिल्कुल, लेकिन हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों सोचते हैं। हमारे अंदर है वो आधी ज़िंदगी वहाँ है, आधी जहाँ है यहाँ है, हमारी ज़ुबान, कल्चर, रहना सहना, रिश्तेदार, दोस्त, वहाँ भी दोस्तों का हल्का, यहाँ से बड़ा हल्का मेरा दोस्तों का वहाँ पे है, तो उस हवाले से जाहिर है कि वहाँ पे एक लगाव लगन वो तो है। लेकिन हमारे तो वही दिमाग में घुसा हुआ है। हमें तो कोई कहे कि हाँ भी गए थे लाहौर दिल नहीं लगा, तो हम तो यही कहते हैं कि ऐसे बददिल का क्या करे कोई जिसका लाहौर में भी दिल ना लगे। तो हम तो ऐसे लोग हैं वतन से मोहब्बत करने वाले। और ठीक है यहाँ पर अब आधी से ज़्यादा जिंदगियाँ यहाँ पर गुजारी हैं हम लोगों ने, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर भी इन्वॉल्व हैं, दोनों जगह पे हैं। अब हम दोनों जगह पे हैं, बिल्कुल। अच्छा वो इसके अंदर बड़े मसाइल भी हैं वैसे जी। इसके अंदर बड़े मसाइल ये हैं कि हम लोग जो इमिग्रेंट हैं हमारा अब हम क्योंकि वहाँ से एक तरह से हमारा कनेक्शन टूट गया, अब पाकिस्तान जाएं तो वो लोग कहते हैं ये बाहर से आए हैं। अच्छा यहाँ रह रहे होते हैं, ये कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, हम यहाँ पे यहाँ के नहीं है, वहाँ जाके वहाँ के नहीं है। ये हमारे अंदर एक जो है ना एक बड़ा एक इमिग्रेंट्स के साथ जो एक डिलेमा होता है वो हमारे साथ हुआ है। सही बात ये इस हवाले से हमने लूज भी बहुत किया है कि हमने ज़मीन जो है ना एक तरह से गंवा दी है। हम ना यहाँ के हैं ना हम वहाँ के हैं जब लोगों को देखते हैं, लेकिन हम और ज़हनी तौर पर लेकिन हम जुड़े हुए उधर भी हैं, जुड़े हुए इधर भी हैं। तो ये एक मसला एक है। एक वक्त था कि कोई कहता था अच्छा आपका बेस्ट डेस्टिनेशन क्या है हॉलीडेज की, मैं कहती थी पाकिस्तान। और हम लोग अभी भी मतलब प्रेफर करते हैं अपने मुल्क में जाना, जबकि हॉलीडेज का यहाँ पर तस्वर कुछ और है। एनीवे, आप उर्दू ज़बान में लिखते हैं जबकि प्रचार आप अपनी मातृ ज़बान के भी बहुत करते हैं, तो ऐसा क्या अभी शुरू किया है तो उर्दू में लिखा है, आइंदा चल के हम उम्मीद रखें कि आप अपनी मादरी ज़बान की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देंगे? मैं बुनियादी तौर पे तो मादरी ज़ुबान का एक बड़ा वकील हूँ एक तरह से, कि मादरी ज़ुबानों में लोगों को सारा इल्म सीखना चाहिए, मादरी ज़ुबानें बोलनी चाहिए, लिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। मैं पंजाबी में वैसे लिखता हूँ, पंजाबी में मैंने बहुत लिखा है। पाकिस्तान में जितने पंजाबी के मैगजीन को 3, 4, 5 में तो मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो मेरा पंजाबी ज़ुबान के साथ मेरा लगाव है। तो मेरे लिए क्योंकि मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एक डे 1 से जो ज़ुबान राइज हुई, जो ज़ुबान मुसल्लत की गई वो ज़ाहिर उर्दू है, जो आहिस्ता आहिस्ता आम भी हो गई है बहुत ज़्यादा, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे बहुत सारा उर्दू में है। तो उस हवाले से लोग ज़्यादा लिखने पढ़ने में जो समझने वाले लोग हैं वो उर्दू को समझते हैं, क्योंकि पंजाबी ज़ुबान जो है वो लोगों को लिखने में जो दिक्कत है, पढ़ने में भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे उसको आम नहीं किया गया, उसके साथ एक बड़ा हाथ किया गया पंजाबी ज़ुबान के साथ। ये एक और टॉपिक है जिस पे किसी दिन और बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसके साथ एक ऐसा हाथ हुआ कि उसके बाद लोगों को पंजाबी ज़ुबान बोलनी तो आती है लेकिन पढ़नी और लिखनी नहीं आती, क्योंकि हमने उसे स्कूलों में राइज नहीं किया। तो मैं उस हवाले से ही
इस हर जगह की मादरी ज़ुबान या यूरोप की अपनी ज़ुबानें हों, अपनी ज़ुबान में इल्म का हासिल करना, अपनी ज़ुबान में पढ़ना बोलना, इसके अंदर आपकी बड़ी तरक्की है। यूरोप ने जो तरक्की की है अपनी मादरी ज़ुबानों का, उसके अंदर बहुत अमल दखल है कि उन्होंने अपनी ज़ुबान जिस ज़ुबान के अंदर जो बचपन में बच्चे को सिखाई गई, उन्होंने उसी के अंदर इल्म हासिल किया, उन्होंने साइंस भी उसी में पढ़ी और उन्होंने आर्ट भी उसी के अंदर किया, उन्होंने अपना रहन सहन भी उसी के अंदर रखा। लेकिन हमारी घर की ज़ुबान और होती है वहाँ, और लोगों के साथ मिलने की ज़ुबान और है, कोर्टों में दफ्तरों में जाएं तो हम अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, तो हमारी कोई ज़ुबान नहीं है। हम असल में ना उर्दू वाले हैं, ना अंग्रेज़ी वाले हैं, ना पंजाबी वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ खिचड़ी सी पका ली है, हमने खिचड़ी पका ली। तो मैं समझता हूँ उसके लिए अगर आपने फोकस ही करना है तो फिर मादरी ज़ुबान पे करें, पराई विदेशी ज़ुबानों पे ना करें, उनको सीखें। सबको सब ज़ुबानों का एहतराम है, सब ज़ुबानें मोहतरम है, जो जिसकी ज़ुबान है वो उसके लिए बड़ी मोहतरम है, दूसरे को उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन अपनी मादरी ज़ुबान का प्रचार करना मैं इसको फ़ख्र समझता हूँ, ये हमारी एक प्राइड है, समझना भी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं इस खूबसूरत सी किताब की, जिसकी अब मैं रूनुमाई के बारे में जो है वो जनाब तनवीर ज़मान खान साहब से पूछूंगी कि आपने मतलब माशाल्लाह से इतनी कलरफुल, और इसके अंदर भी जो हैं वो बड़े ही खूबसूरत ख़यालात, और हर किसी को ये कॉलम्स पढ़ने चाहिए, आई थिंक फॉर योर ओन नॉलेज। तो आप ये बताइए कि इसकी बाकायदा जो है रूनुमाई वो कब हो रही है? इसकी रूनुमाई के हमारे 2-3 प्रोग्राम इसके तय हुए हैं। एक तो इसकी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरी साथ में आपको बता दूं कि मेरी रोज़े आशनाई के नाम से दूसरी किताब भी तैयार हो गई है, अब मैं उसके लिए जा भी रहा हूँ लाहौर। और वहाँ पे फैज़ अमन मेला मुनक़द हो रहा है। उन्होंने मुझे ज़ोर दे के कहा है कि इस किताब का जो है वो जो इसकी लॉन्च है उस मेले के अंदर भी की जाए। फिर वहाँ पे अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन लाहौर में है, उन्होंने मेरा कोई फंक्शन किताब की लॉन्च के हवाले से वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। वो 22 तारीख को है, और 16 तारीख को, ये 16 फरवरी को फैज़ अमन मेला में किताब का लॉन्च है। तो ये तो वहाँ पे है। फिर मैंने लंदन में हमारे दोस्तों ने अंजुमन तरक्की मुसन्निफ़ीन जो यहाँ पे है, उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है लंदन में 12 अप्रैल को। अच्छा, 12 अप्रैल को है ये, वो सेंट्रल लंदन में कोई इसका ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। तो वो बहरहाल वो ये सारे इसके फॉर्मल लॉन्च का जो प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात ये है कि इस किताब के लिए बड़े बड़े लोगों ने भी लिखा है। किताब के लिए आई रहमान के इसके अंदर कमेंट्स हैं बहुत सारे, जी, और बहुत सारे लोगों ने लिखा है जो किताब के अंदर लोग देखेंगे। तो ये उस हवाले से मैं समझता हूँ एक मेरे लिए एजाज़ की बात है कि लाहौर के अंदर भी किताब सेम टाइम लॉन्च होगी, और दूसरी किताब मेरी जो हल्का जंजीर में ज़ुबान के साथ रोज़े आशनाई किताब जो है वो भी उसी के साथ ही लॉन्च हो जाएगी। अच्छा, ताकि दोनों किताबों का फिर लोग जो है ना वो देखें एक दफ़ा सारा सिलसिला करें। आरिश के हम भी आपके साथ शरीक हो सकते पहली रूनुमाई में, लेकिन फिर वही बात है, ज़िंदगी इतनी फुर्सत दे तो और क्या चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह जब यहाँ पर रूनुमाई की तकरीब होगी तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे ज़रूर आइए, और लोगों को भी इसके लिए हम दावत दे देंगे यहाँ पे लोगों को। और पाकिस्तान में तो लोगों का जो कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ पे मदऊ किया है, बल्कि फैज़ अमन मेला तो वहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद होते हैं। फैज़ अमन मेला तो एक दफ़ा लाहौर में मैंने अटेंड किया था, यहाँ पर तो खैर करते रहते हैं। फर्स्ट टाइम थैंक्स टू यू आई अटेंडेड, आई होस्टेड अ पार्ट ऑफ इट एज़ वेल, एंड इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। लाहौर में भी जो मैंने एक दफ़ा फैज़ मेला अटेंड किया था, आप यकीन करें वो एटमॉस्फेयर, वो लोगों का जोश, वो लोगों का जज्बा, इट वाज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और वो मैंने वहाँ पे देखा, वो फैज़ फेस्टिवल था, हाँ, ओपन एयर वाला, जो अब भी उसी में जा रहा हूँ मैं, जो अटेंड करूँगा मैं उसी के अंदर है। जी। आपने तनवीर साहब बहुत लिखा है औरत की आज़ादी के बारे में। आप क्या आज की औरत आप सोचते हैं उतनी आज़ाद है, उतनी आज़ादी उसको मिली है जिसकी वो हकदार? मैं समझता हूँ कि जी औरत के हवाले से हमने जो मैंने लिखा है वो भी मेरे अंदर, मैं एक फेमिनिस्ट भी हूँ इस हवाले से कि मेरा औरतों के हकूक़ के हवाले से मैं काफ़ी इमोशनल भी होता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर हमारी सोसाइटियों ने जो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ बना रखी हैं, उसके अंदर औरत के रोल को मर्द की कोशिश हमेशा होती है कि कम से कम किया जाए या उसको आगे ना आने दिया जाए। तो ये एक उसके लिए एक आवाज़ उठाना, मैं अपनी जो मेरी सियासी सोच है या एक फ़िलोसॉफिकल मैं इसको चीज़ों को समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तक आप एक आधी आबादी को, जो कि पूरी दुनिया की आधी आबादी है, उसको आप अपने साथ हर चीज़ में शरीक कार नहीं करेंगे, उसको आप बराबरी पे नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक मुआशरा जो है वो किसी तरह के खुशहाली के कोई ख्वाब उसके पूरे नहीं हो सकते।
तो इस हवाले से एक औरत को हर जगह पे हक देना, घर के अंदर उसको हक देना, उसको बाहर हक देना, उसको रोज़गार में हक देना, इन चीज़ों का हक में मिलना ज़रूरी है। औरत को, औरत के ये हकूक़ हैं, ये मर्द ने देना नहीं है कुछ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका राइट है, ये उसका राइट है। सर पर एहसान नहीं कर रहे हैं। औरत और मर्द एक घर में, एक माँ के घर जब पैदा हुए, दोनों वो अपने पूरे हकूक़ के साथ पैदा हुए हैं, उनको उन पूरे हकूक़ के साथ ही एक्सेप्ट करना चाहिए और रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये इस हवाले से मेरी हमेशा से एक होती है, मैंने अपने बहुत सारे कॉलम्स औरत के हवाले से लिखे हैं, इस किताब के हिस्सा हैं वो। तो वो इस हवाले से यकीनन औरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाना, जो उसका हक है उसको हक दिया जाए, उसको खैरात नहीं चाहिए, उसको उसका हक मान के कि ये इतनी देर से सदियों से हमने महरूम रखा, हमें उस पर कोई अफसोस करना चाहिए, पशेमानी होनी चाहिए और उसको उसका हक उसका वापस देना चाहिए। रणवीर साहब, एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, ये सब अब बातें कर रहे हैं तो दिमाग में क्या क्या आ रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि देखें, जैसे हम कहते हैं, मैं आपसे पूछूं कि जी पाकिस्तान में आप क्या सोचते हैं औरत की तरक्की के हवाले से, आज़ादी के हवाले से, कि उसको मिली है, अब चेंजेस आए हैं कुछ हमारी सोसाइटी में, घरों में लेकर माँ बाप बहन भाई, क्या औरत पर इतना एतबार किया जाने लगा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, मेरे जहन में जो बात है कि वहाँ पर शायद फिर भी लोगों ने जो है बहुत हद तक इस बात को एक्सेप्ट किया है और औरत को जहाँ पर आज़ादी देनी चाहिए, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि 100%, लेकिन इट्स इन प्रोसेस, स्टिल इन प्रोसेस। यहाँ पर जो लोग हैं फ्रॉम बैक होम, आप सोचते हैं कि वो थोड़ा पीछे नहीं चल रहे हैं अभी भी? पाकिस्तान के हवाले से अगर कहा जाए तो यहाँ पे तो एक कंपल्शन भी है, बहुत सारी पीछे हैं यकीनन, उसमें मैं समझता हूँ यहाँ पे जो हमारे साथ माइग्रेट करके आने वाली औरतों का रोल है, वो भी एक अपने तौर पे, औरत भी अपने तौर पे बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे लाने के लिए तैयार नहीं है। ये इसमें औरत का भी अमल दखल है। बहुत जगह पे मर्द आज़ादी दे रहा होता है लेकिन औरत वहाँ तक आने को तैयार नहीं होती, क्योंकि शायद उसके अंदर वो पर्सनैलिटी की उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हुई है अभी कि वो समझे कि वाकई मैं इसकी हकदार हूँ या वाकई मेरा ये किरदार है। लेकिन यहाँ पे औरतों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी की हैं। यहाँ की पार्लियामेंट में आप देखें, हमारी औरतें गई हैं, हमारे यहाँ की औरतों ने बड़ा एक मार्वलस रोल है उनका। एवरेज मतलब कम है, प्रपोर्शन के एतबार से तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, प्रपोर्शन के एतबार से आप देखें तो काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो औरत के साथ उसको स्टिग्माइज करने का और उसका एक ओवरऑल एक उसको दबा के रखने का, वहाँ पे जो हीले बहाने तलाश किए जाते हैं वो काफ़ी सारा एक जुल्म के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है उस तरह से। यहाँ पे औरत की अपनी चॉइस है, अगर वो औरत चाहे तो वो एक इंडिपेंडेंट एक बन सकती है वो। अच्छा, अब एक आपसे बड़ा मज़े का सवाल मैं तो कहूँगी कि आपने इतने सारे किरदारों पर जो है ना कब्जा जमा रखा है। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप एक बाप भी हैं, आप एक शौहर भी हैं, माशाल्लाह से नाना भी हैं। मुझे ये बताइए कि आपको इन सब में से अपना कौन सा रूप जो है वो बहुत पसंद है? वैसे तो मैं सारे का सारा इन सारी चीज़ों से मिलके ही एक बना हूँ, क्योंकि अगर इनमें से आप कोई चीज़ निकाल लेंगी वो मैं समझूंगा मुझसे कम हो गई। आप मुझ में से मेरा एक अंग निकाल रही हैं। ये सारी चीज़ें मेरे अंग ही हैं डिफरेंट। तो यही होता है मेरा पर्सनैलिटी। अगर आप ये कहें कि इसमें से कौन सी चीज़ आप रखेंगे बाकियों को छोड़ देंगे, तो ये नहीं होता। ये कि मतलब एक होता है कि सब साथ रहें, लेकिन कोई चीज़ होती है जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, नॉट लाइक किसी रीज़न से, मतलब जो आपको सुकून देती है। जो राइटिंग को ले लें, किसी मतलब मैं क्यों बताऊँ आपको, फैमिली भी अपने तौर पे इम्पोर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स फैमिली के बगैर भी नहीं आपको कुछ हो सकते, बीवी बच्चों के बगैर आपको कुछ नहीं हो सकते, वो आपका साथ होते हैं। इस तरह से ये आपकी एक जहनी आपकी एक जो डेवलपमेंट है कि आप कॉलम लिख रहे हैं या आप कोई जर्नलिज्म कर रहे हैं या आप कहीं तकारीर कर रहे हैं, वो भी एक आपकी एक इंसानी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। तो सारे, मैं तो समझता हूँ कि सारे की सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे मुख्तलिफ फूल हैं, उनको आप सबको मिला के अलग-अलग खुशबू है, सबको इसी तरह इंसान का एक गुलदस्ता होता है जिसमें से कोई एक चीज़ को भी आप निकाल नहीं सकते। किताब से हमने बात शुरू की थी और किताब पर ही हम ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन मैं ये अब आखिर में आपसे पूछूंगी कि ये नाम आपने किस तरह से डिसाइड किया कि इसका नाम जो मैं ये कॉलम्स हैं इनको हल्का जंजीर में ज़बान के नाम से मुझे लोगों तक पहुंचाना है? क्योंकि मैंने असल में बहुत सारा ज़िंदगी का हिस्सा बड़े जबर में गुजारा है। ज़ियाउल हक का दौर है, उसके अंदर बड़ी जेल वेल भी देखी है, सारा सिलसिला किया है। तो मुझे इस तरह के मैंने जबर में रहा हूँ
اور میں بہت ساری چیزیں جس میں آپ کے اظہار کی وجہ سے مجھے جیل اور قید و بند بھی دیکھنا پڑا ہے. تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ آج میں جو زنجیر میں سے جو چیزیں توڑ رہا ہوں, جو چیزیں میں لوگوں کو دے رہا ہوں, یہ ایک طرح کی بڑی ایک چین میں سے نکل کے ہی میں دے رہا ہوں. تو یہ ایک فیض صاحب کے یہ ان کے مصرے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو میں نے اپنی کتاب کے نام کے طور پہ. کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟ حالانکہ میزبان آپ ہیں لیکن ایکٹ میں کر رہی ہوں کہ جیسے میرا شو ہے اٹس ناٹ. نہیں یہ شو تو آپ کا ہی ہے. یہ شو اس میں آپ نے مجھے مہمان بنایا. یہ شو یقیناً آپ کا ہی ہے. میزبان بھی آپ ہیں اور اس کے اندر جو آپ نے رنگ بھرا, جو آپ کے آنے سے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوئی, وہ یقیناً آپ کے ساتھ ہی ہے. اور یہ ہمارا شو جو ہے یہ یقیناً لوگوں کو پسند آئے گا اور ہم آئندہ بھی اس طرح کے شو لے کے آتے رہیں گے انشاءاللہ. اور انیسہ جی آپ کا بے حد شکریہ آپ کے آنے کا, آپ کا اس شو کو ہوسٹ کرنے کا, اور بہت مہربانی. آپ کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ٹی زیڈ کے ٹی وی یوٹیوب چینل تنویر زمان خان کا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر آپ مختلف موضوعات پر ترقی پسند اور روشن خیال نقطہ نظر جان سکتے ہیں. اسے سبسکرائب کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے.